गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम टोपी शुक्ला कहानी के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ छपड़ जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने रहते थे। इफ़न की जो दादी थी वो एक जमींदार परिवार से थी और अपने घर पर उन्हें खूब दूध दही घी खाने को मिलता था, परंतु लखनऊ में वह इन सब के लिए तरस गई थी क्योंकि वह एक मौलवी की पत्नी थी। इसलिए उन्हें जब भी मौका मिलता अपने घर जाती, अपनी पियर जाती तो वह जी भरकर दूध दही घी खाती थी। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई, बोली ए बेटा, जऊन तू से हमारी लाश न संभाली जाए तो हमरे घर भेज दियो। यदि तेरे से मेरी लाश नहीं संभाली जा रही तो मेरे घर भेज देना। मौत सिर पर थी इसलिए उन्हें ये याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का, इफ़न की दादी का, क्योंकि अब मौत सिर पर थी, उनका अंतिम समय निकट था, तो उन्हें ये ध्यान नहीं रहा कि उनके जो घर वाले थे वो सब इस समय कराची में थे और उनका जो पुराना घर था वह अब सरकारी विभाग के संरक्षण में जा चुका था। कस्टोडियन का अर्थ होता है जिस संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता, वह संपत्ति ऐसे विभाग में चली जाती है, संरक्षण के लिए, देखरेख के लिए सरकारी विभाग में चली जाती है। मरते समय किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती है। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। इफ़न की दादी के घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ होता है, जिस पेड़ को बीज लगाकर उगाया गया हो उसे बीजू पेड़ कहते हैं। उन्हें याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो उन्हीं की तरफ बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार, मतलब बहुत सारी अन्य बातें उन्हें याद आई। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकती थी। वह बनारस के फातमेन में दफन की गई क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। उन इफ़न की दादी के जो पति थे मुर्तजा हुसैन, उनकी पोस्टिंग उन दिनों फातमेन में थी, इसलिए उनका वहीं पर दफन किया गया। उस समय इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। इफ़न की दादी बीबी कही जाती थी। इफ़न तब चौथे में पढ़ता था। दादी का जब देहांत हुआ उस समय इफ़न केवल चौथी कक्षा में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी बड़ी बहन को कहा जाता है, और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह जरा ज़्यादा प्यार किया करता था। यहाँ पर बताया गया है कि इफ़न को अपने परिवार में सबसे ज़्यादा प्यार उसकी दादी से था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी, बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी यानी कि न्यायालय समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वो रात को भी उसे बरहाम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकाउली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार। पाक अर्थात पवित्र और परवरदिगार का अर्थ है ईश्वर। आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में, एक देश में एक बादशाह रहा। इस तरह से दादी इफ़न को कहानी सुनाया करती थी। दादी की भाषा पर वो कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। इफ़न की दादी जिस भाषा को बोलती थी, इफ़न को वो बहुत अच्छी लगती थी, परंतु उसके अब्बू उस भाषा को नहीं बोलने देते थे। और जब वो दादी से इसकी शिकायत करता तो वो हंस पड़ती, अब मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोले लागे। वो उसे कहती, बेटा मेरा क्या है, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, तू मेरी इस बोली को मत बोल, तू उसी बोली को बोल जो तेरे अब्बू कहते हैं। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। इस तरह इफ़न अपनी दादी से कहानी सुनता रहता और बीच बीच में बात करता रहता। कहानी कहती, दादी तो बादशाह का कि हिसकी तुरंते एक ठो हिरन मार लिया हुआ, कि फिर उस बादशाह ने उसी समय 1-2 हिरन मार लिए। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। यहाँ कहा गया है कि इफ़न की दादी जिस पूरी भाषा की बोली को बोलती थी ना, वही बोली टोपी के दिल में भी उतर गई थी। टोपी को भी इसमें अपनापन दिखाई देता था। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। देखिए यहाँ पर बताया गया, स्पष्ट किया गया है कि टोपी को
इरफान की जो दादी थी वो अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी, अर्थात टोपी की जो माँ थी वह भी उस भाषा को बोलती थी और इरफान की जो दादी थी वह भी उसी भाषा को बोलती थी जिसमें टोपी को अपनापन दिखाई देता था। इरफान के अब्बू और उनकी भाषा एक थी। वह जब इरफान के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इरफान की अम्मी और बाजी से वो बातचीत करने की कभी कोशिश ही न करता। वे दोनों अलबत्ता यानी कि यद्यपि उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। ते काहे को जाते उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे। दादी कहती तू उन सब के पास जाके क्यों बैठता है, चल इधर आ। वो डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता। अमावट होता है मीठे आम की कई परतें जिनसे आम की परत जम जाती है, उसे कहा जाता है। तिलवा बन जाता यानी कि मीठे तिल का एक व्यंजन बन जाता और वह चुपचाप उनके पास चला जाता। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि इरफान की दादी से टोपी को जो प्यार मिला था वो बहुत ही मीठा, वात्सल्य और प्रेम से भरा हुआ था और उसे अपनापन दिखाई देता था। तोरी अम्मा का कर रही, दादी हमेशा यही से बात शुरू करती। पहले तो वो चकरा जाता कि ये अम्मा क्या होता है, फिर वो समझ गया कि माता जी को कहते हैं। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वो इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभ लाता रहा, अम्मा अब्बू बाजी। क्योंकि टोपी शुक्ला का आना जाना इरफान के परिवार में था, इसलिए वह अब इन मुस्लिम शब्दों का प्रयोग करने लगा था, अम्मा अब्बू और बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। यहाँ पर परिचय दिया गया है कि टोपी शुक्ला के जो पिता थे उनका नाम था भृगु नारायण शुक्ला और वह पेशे से डॉक्टर थे। 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी यानी कि उनके यहाँ पर जो खाना खाया जाता था वो मेज कुर्सी पर बैठकर खाया जाता था। लगती तो थालियाँ थी परंतु चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे जरा ज़्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, एक दिन ऐसा हुआ कि मेज पर सब लोग बैठे हुए थे। राम दुलारी मतलब टोपी की माँ खाना परोस रही थी और टोपी को बैंगन का भुर्ता उस दिन कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा। तो टोपी ने क्या कहा, अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता। उसने क्या कहा, उसने अपनी माता जी को क्या कहकर पुकारा, अम्मी। अम्मी। मेज पर जितने हाथ थे रुक गए। अम्मी शब्द सुनते ही जितने हाथ थे, जितने लोग खाना खा रहे थे वो सब एकाएक रुक गए। जितने आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? क्योंकि ये एक अलग धर्म का शब्द था जो हिंदू धर्म में नहीं बोला जाता। ये कैसे आया? परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज अर्थात ये शब्द तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। सुभद्रा देवी टोपी की दादी का नाम था। उन्होंने उससे पूछा। लफ्ज, टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज क्या होता है माँ? लफ्ज क्या होता है? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है? दादी गर्जी। दादी सुभद्रा देवी उसके ऊपर गर्जी टोपी के ऊपर कि तुमको अम्मी कहना किसने सिखाया? ई हम इरफान से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ई हम ना जानते। ते कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लिए ले बायकारे। तो टोपी की दादी ने कहा, क्या तुमने किसी मुस्लिम लड़के से दोस्ती कर ली है क्या? राम दुलारी की आत्मा गनगना गई और टोपी की माँ भी परेशान हो गई। बहू, तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गंवारों की यह जबान न बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। अर्थात बात शुरू हुई थी टोपी के अम्मी कहने पर और बात कहाँ आ गई थी? सुभद्रा देवी और राम दुलारी आपस में टकरा गई थी। क्योंकि राम दुलारी जो भाषा बोलती थी जिसमें अपनापन लगता था टोपी को और इरफान को, परंतु सुभद्रा देवी उससे नाराज थी और वही बात वो यहाँ पर कर रही है कि तुम मेरे सामने गंवारों की भाषा मत बोला करो। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ लिए तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। परमिट मतलब किसी वस्तु को लेने बेचने के लिए जो अनुमति पत्र लिया जाता है उसको परमिट कहते हैं। यहाँ पर सभी घर के सभी लोग टोपी के अम्मी कहने पर बहुत नाराज थे। इरफान से जो उसने मित्रता की थी उससे नाराज थे, परंतु टोपी के जो पिता थे वह यह जानकर थोड़े से शांत हो गए कि टोपी ने इरफान के परिवार से जो मित्रता की है तो इरफान के पिताजी क्या थे? कलेक्टर साहब थे। इसलिए यहाँ पर लड़ाई का मोर्चा समाप्त हो गया था। ते फिर जेबे ओकरा घरे
हाँ, यहाँ पर कहा क्या तुम फिर उनके घर जाओगे? तो टोपी कहता है हाँ, अरे तोहरा हमें लुकारा आगे माटी मिलाऊं। इस तरह से दादी उसे डांटती है। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इरफान के घर नहीं जाएगा। अर्थात टोपी ने नहीं कहा, मना नहीं किया कि मैं इरफान के घर नहीं जाऊंगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। मुन्नी बाबू और भैरव टोपी के भाई थे और उसकी पिटाई का तमाशा देख रहे थे। हम एक दिन एक और रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। मतलब जैसे आग में घी डाला जाता है, बात को और अधिक बढ़ाया जाता है, वैसे ही टोपी के बड़े भाई का नाम था मुन्नी बाबू। मुन्नी बाबू ने उसी समय क्या कहा कि अरे हाँ, मैंने एक दिन इस टोपी को कबाब वाले की दुकान पर कबाब खाते हुए देखा था। कबाब, राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। जैसे ही कबाब का नाम सुना, नफरत और घिन्न से राम दुलारी के 2 कदम पीछे हो गए, उसकी माँ के कदम पीछे हट गए। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे 1 इकन्नी रिश्वत की दी थी, जबकि वास्तविकता यह थी कि कबाब मुन्नी बाबू खा रहे थे, लेकिन उन्होंने अवसर का फायदा उठाया और टोपी शुक्ला पर इसका आरोप लगा दिया। टोपी को यह मालूम था, परंतु वो चुगलखोर नहीं था। टोपी शुक्ला की यहाँ विशेषता बताई गई है कि वो चुगली करने वाला नहीं था किसी की। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इरफान के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। तू हमें कबाब खाते देखे रहा? ना देखा रहा ओ दिन, मुन्नी बाबू ने कहा।